Hey, what's up guys? Welcome to Talk and Heal. आज हम बात करने वाले हैं why your focus is the most valuable currency के बारे में। यार ये कितना अजीब पैराडॉक्स है ना। एक तरफ तो हमारे पास ये सुपर कंप्यूटर्स हैं जेब में, लिटरली पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन बस एक टैप दूर है। और दूसरी तरफ हम शायद हिस्ट्री में कभी इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड, इतने बिखरे हुए और मेंटली थके हुए नहीं रहे। कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही पॉइंट है। और इसका रीजन ना वो सिंपल भी है और थोड़ा परेशान करने वाला भी। बेसिकली इस नई डिजिटल दुनिया में हम लोग अब सिर्फ यूजर या कस्टमर नहीं है। अच्छा। हाँ, हम खुद ही प्रोडक्ट बन गए हैं। हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो, ये दुनिया का सबसे कीमती रिसोर्स बन चुका है। सबसे कीमती रिसोर्स, हाँ। और इस रिसोर्स को पाने के लिए कांस्टेंट रेस लगी हुई है, एक नॉनस्टॉप होड़ मची है। मतलब यही है कि हमारे ध्यान की एक मार्केट वैल्यू है। ये सिस्टम काम कैसे करता है और आखिर हमारा फोकस इतना कीमती क्यों बन गया है, जैसे कोई नई करेंसी आ गई हो मार्केट में? एग्जैक्टली। अटेंशन इकोनॉमी को ऐसे समझो कि ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां इंसानी ध्यान को एक बहुत ही लिमिटेड स्केर्स कमोडिटी की तरह देखा जाता है। जैसे पुराने जमाने में सोना या तेल इंपॉर्टेंट था, आज अटेंशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ फिजिकल चीजों का सौदा नहीं हो रहा, यहाँ सौदा हो रहा है आई बॉल्स का, क्लिक्स का। कितनी देर आप स्क्रॉल करते हो, कितने सेकंड्स आप एंगेज रहते हो, इन सब चीजों का। मतलब हर नोटिफिकेशन जो स्क्रीन पे पॉपअप होता है, हर वो वीडियो जो अपने आप चलने लगता है, हाँ, वो इन्फिनिट स्क्रॉल जो लगता है कभी खत्म ही नहीं होगा, हाँ। या फिर वो रेकमेंडेशंस जो एल्गोरिदम हमें दिखाता रहता है, ये सब कॉन्शियसली डिजाइन किया गया है सिर्फ एक मकसद से। बिल्कुल, सिर्फ एक मकसद, हमारा फोकस पकड़ना और उसे होल्ड करना, ताकि उससे फिर मोनेटाइज किया जा सके, उससे पैसा बनाया जा सके। ओह। और ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, 1990 से इसकी बात हो रही है। पर जो बदला है ना, वो है इसका स्केल और इसकी सोफिस्टिकेशन। स्केल और सोफिस्टिकेशन कैसे? आज हम ट्रिलियन डॉलर कंपनीज की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हजारों इंजीनियर्स, साइकोलॉजिस्ट, डेटा साइंटिस्ट को काम पे रखा हुआ है। हजारों? हाँ। और उनका प्राइमरी जॉब क्या है? इन प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा से ज्यादा एडिक्टिव बनाना, ऐसे डिजाइन करना कि वो हमारा ध्यान ज्यादा इफेक्टिवली खींच सकें और उसे देर तक बनाए रख सकें। ये सुनने में ही काफी इंटेंस लग रहा है। इसका मतलब हम जो इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उसका भी एक पूरा हिसाब किताब है, कोई मैथमेटिक्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन चल रहा है बैकग्राउंड में। हाँ, इसको नंबर्स में देखें तो और क्लियर होगा। एवरेज हम दिन में लगभग 16 घंटे जागे रहते हैं। ये हुए करीब 960 मिनट। 960 मिनट, ठीक है। अगर कोई सुपर ह्यूमन फोकस के साथ काम करे तो शायद 6 से 8 घंटे का डीप मीनिंगफुल काम या एंगेजमेंट पॉसिबल है इस टाइम में। लेकिन रियलिटी तो इससे बहुत दूर है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक एवरेज इंसान दिन में 100 से ज्यादा बार, कुछ स्टडीज तो 144 बार कहती हैं, अपना फोन चेक करता है। एग्जैक्टली, 144 बार। और हर बार जब हम फोन चेक करते हैं, हमारा कंसंट्रेशन टूट जाता है ना? एग्जैक्टली। और इस फिनोमेनॉन को साइकोलॉजिस्ट अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। ये बेसिकली एक कॉग्निटिव कॉस्ट है जो हम पे करते हैं जब हम टास्क्स के बीच स्विच करते हैं। अटेंशन रेजिड्यू। हाँ, जब आप एक काम छोड़कर दूसरा शुरू करते हो, आपका दिमाग पूरी तरह से नए टास्क पर शिफ्ट नहीं हो पाता, थोड़ा सा ध्यान पिछले टास्क पर अटका रहता है। और ये कॉस्ट कितनी बड़ी है? मतलब एक छोटी सी इंटरप्शन के बाद वापस उसी लेवल के फोकस पे आने में कितना टाइम लग जाता है? रिसर्च बताती है कि एवरेज 23 मिनट लग जाते हैं। क्या 23 मिनट? सीरियसली? हाँ, 23 मिनट। सोचो जरा, एक सिंपल नोटिफिकेशन चेक करने के बाद फुल्ली फोकस्ड होने में 23 मिनट। अब इसका इम्प्लीकेशन देखो, अगर आपको घंटे में सिर्फ 6 बार भी इंटरप्ट किया जाए, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, हाँ वो तो होता ही है, तो आप इफेक्टिवली कभी भी डीप फोकस की स्टेट में पहुंच ही नहीं पाते। वाओ, 23 मिनट्स, ये तो शॉकिंग है। इसका मतलब हम लगातार एक सेमी अटेंशन वाली स्टेट में रह रहे हैं, ना किसी काम में पूरी तरह डूबे हुए हैं, ना ही सही मायनों में रेस्ट कर पा रहे हैं। प्रिसाइसली। और आप कह रहे हो कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये इन प्लेटफॉर्म्स का कोर बिजनेस मॉडल है। प्रिसाइसली। दिस इजंट अ बग, इट्स अ फीचर। इनका डिजाइन ही ऐसा है कि हमें बार बार अपनी तरफ खींचे, हमें कॉन्स्टेंटली एंगेज रखे, भले ही वो एंगेजमेंट कितना ही शैलो क्यों ना हो। उनके लिए हमारा कंटिन्यूअस फ्रैगमेंटेड अटेंशन ज्यादा वैल्यूएबल है हमारे फोकस्ड अटेंशन से। तो फिर ये प्लेटफॉर्म्स हमें इतनी सक्सेसफुली हुक कैसे कर लेते हैं? ऐसी क्या खास टेक्निक्स हैं जो ये यूज करते हैं? मैंने सुना है इनका डिजाइन काफी हद तक कसीनो से इंस्पायर्ड होता है, लोगों को लत लगाने के लिए। हाँ, ये एनालॉजी काफी हद तक सही है।
सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, मोबाइल गेम्स, ये सब वही सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं जो पहले कसिनोज में लोगों को स्लॉट मशीन्स पे घंटों बिठाए रखने के लिए परफेक्ट की गई थी। अच्छा, जैसे कि? कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स दे सकते हो? बिल्कुल। एक बहुत कॉमन टेक्निक है वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल्स। वेरिएबल रिवॉर्ड्स मतलब? इसका मतलब है कि आपको पता नहीं होता कि रिवॉर्ड कब मिलेगा, अगली स्क्रॉल पे कोई इंटरेस्टिंग पोस्ट आएगी या नहीं, कितने लाइक्स मिलेंगे अगली फोटो पे। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी कि रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबल है, ये कंसिस्टेंट रिवॉर्ड से कहीं ज्यादा एडिक्टिव होती है। अच्छा, बिल्कुल स्लॉट मशीन की तरह आप लीवर खींचते रहते हो या स्क्रॉल करते रहते हो, इसी उम्मीद में कि शायद अगली बार कुछ अच्छा मिल जाए। राइट, ये सेंस बनाता है। और क्या है वो जो स्क्रॉल कभी खत्म ही नहीं होता? हाँ, वो है इन्फिनिट स्क्रॉल। आप स्क्रॉल करते जाओ, कंटेंट कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ, ये तो है। इससे कोई नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट नहीं मिलता। पहले जैसे न्यूज़पेपर या मैगजीन में एक लास्ट पेज होता था, यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया है। इससे वो डिसीजन पॉइंट ही हट जाता है, जहाँ आप कॉन्शियसली डिसाइड करते कि बस अब बहुत हुआ। सच में ये तो रोज का एक्सपीरियंस है। और वो लाइक्स, कमेंट्स, हार्ट्स का क्या चक्कर है? वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों फील होता है? उसे कहते हैं सोशल वैलिडेशन लूप्स। जब हमें लाइक्स, हार्ट्स, पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन? हाँ, ये एक जेन्युइन न्यूरोकेमिकल रिएक्शन है, वही केमिकल जो हमें प्लेजर फील कराता है। ये पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है, हमें वैलिडेशन मिलता है, अच्छा लगता है तो हम और ज़्यादा पोस्ट करते हैं और ज़्यादा चेक करते हैं उसी वैलिडेशन की तलाश में। ये एडिक्शन पैटर्न्स बना सकता है। अरे बाप रे। और वो जो डिसअपियरिंग स्टोरीज होती हैं या स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स टूटने का डर रहता है, वो है फोमो आर्किटेक्चर, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट को कॉन्शियसली डिजाइन में बिल्ड करना। फोमो? अच्छा। स्टोरीज जो 24 घंटे में गायब हो जाती हैं, स्ट्रीक्स जो मेंटेन करनी पड़ती है रोज इंटरैक्ट करके, लिमिटेड टाइम ऑफर्स या कंटेंट, ये सब इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि हमें कांस्टेंट प्रेशर फील हो कि अगर हम लगातार ऑनलाइन नहीं रहे, प्लेटफॉर्म चेक नहीं करते रहे, तो कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो जाएगा। ये हमें कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहने पे मजबूर करता है। कमाल है। और इस सब में एल्गोरिदम्स का क्या रोल है, वो कैसे फिट होते हैं? एल्गोरिदम्स शायद सबसे पावरफुल टूल हैं इस पूरे खेल में। ये है एल्गोरिदमिक पर्सनलाइजेशन। हमारा हर इंटरैक्शन, हर क्लिक, हर लाइक, हर शेयर, हर सेकंड जो हम किसी पोस्ट को देखने में लगाते हैं, ये सब डेटा एल्गोरिदम को फीड होता है। अच्छा। एल्गोरिदम इस डेटा से सीखता है कि आपको स्पेसिफिकली क्या चीज एंगेज करती है, क्या चीज आपका अटेंशन ग्रैब करती है, फिर वो आपको वैसा ही कंटेंट और ज्यादा दिखाता है। मतलब वो हमें वही दिखाता है जो हमें बांधे रखेगा। एग्जैक्टली। क्रूशियली, ये एल्गोरिदम आपकी वेलबीइंग या आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। ये सिर्फ एक चीज के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, आपको प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा देर तक रोक कर रखना, आपको स्क्रॉल करते रहने पर मजबूर करना। यार, ये सब सुनकर लग रहा है कि ये सिर्फ टाइम वेस्ट होने की बात नहीं है, इसकी कीमत शायद हमें पता भी नहीं चल रही। कुछ हिडन कॉस्ट्स हैं इसके। बिल्कुल सही। सिर्फ समय की बर्बादी इसका सबसे छोटा नुकसान है, असली लागतें कहीं ज्यादा गहरी हैं। जैसे कि? सबसे पहली है कॉग्निटिव डिग्रेडेशन। ये जो कांस्टेंट टास्क स्विचिंग है, एक ऐप से दूसरे पे जंप करना, ईमेल चेक करना, फिर वापस काम पे आना, ये फ्रैगमेंटेड अटेंशन हमारे ब्रेन को लिटरली रीशेप कर रहा है। ब्रेन को रीशेप? हाँ, स्टडीज हैं जो दिखाती हैं कि जो लोग रेगुलर मल्टीटास्कर्स होते हैं, उनकी इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करने की एबिलिटी कम हो जाती है और उनकी वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी भी घट जाती है। ओह। हाँ, हम अनजाने में खुद को ही ट्रेन कर रहे हैं कि हम आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। मतलब हम अपने दिमाग की फोकस करने की पावर को कमजोर कर रहे हैं। एक तरह से हाँ। दूसरी बड़ी कॉस्ट है इमोशनल मैनिपुलेशन। ये एंगेजमेंट एल्गोरिथम्स सच्चाई, नुआंस या हमारी भलाई के लिए ऑप्टिमाइज नहीं करते, वो ऑप्टिमाइज करते हैं इमोशनल अराउजल के लिए। इमोशनल अराउजल मतलब गुस्सा वगैरह? हाँ, और रिसर्च बताती है कि नेगेटिव इमोशंस, खासकर गुस्सा, आउटरेज, एंजाइटी, इनसे सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है। तो प्लेटफॉर्म्स अनजाने में या शायद जाने में ऐसा कंटेंट प्रमोट करते हैं जो हमें इमोशनली चार्ज करे। ओह, तभी आजकल इतनी नेगेटिविटी दिखती है ऑनलाइन। बिल्कुल। इससे ना सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है, बल्कि पूरा पब्लिक डिस्कोर्स भी टॉक्सिक हो जाता है। ये तो काफी सीरियस बात है। और क्या कॉस्ट्स है इस कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन की? एक बहुत बड़ी कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर वो घंटा जो हम माइंडलेस स्क्रॉलिंग में बिताते हैं, वो 1 घंटा है जो हमने कोई नई स्किल सीखने में नहीं लगाया। सही बात है। अपने दोस्तों या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में नहीं लगाया, कोई मीनिंगफुल प्रोजेक्ट क्रिएट करने में नहीं लगाया,
या सिंपल रेस्ट करने में नहीं लगाया। जब आप इसको सालों के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो ये कंपाउंडिंग लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। सोचो, रोज का 1 घंटा भी साल में 365 घंटे होते हैं। पॉइंट है। और इसका हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे भी कोई असर पड़ता है? हाँ, उसे कहते हैं डिसीजन फटीग। हमारा दिन अब इन छोटे छोटे माइक्रो डिसीजन से भर गया है। इस नोटिफिकेशन को देखूं या नहीं, इस लिंक पे क्लिक करूं, इस मैसेज का रिप्लाई दूं या इग्नोर करूं, स्क्रॉल करूं या ऐप बंद कर दूं। हाँ, ये तो होता है। ये कांस्टेंट डिसीजन मेकिंग हमारी विल पावर को ड्रेन कर देता है। जैसे मसल थक जाती है, वैसी हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी थक जाती है। अच्छा। इसका नतीजा ये होता है कि जब दिन के एंड में इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजंस लेने की बारी आती है तो हमारे पास मेंटल एनर्जी नहीं बचती। और सोशल इंटरैक्शंस, रियल लाइफ कनेक्शंस पे क्या असर पड़ रहा है? वहां हम देखते हैं कमोडिफिकेशन ऑफ इंटिमेसी। जब हमारी सोशल लाइफ प्रिडोमिनेंटली इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होने लगती है जो कि एंगेजमेंट के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं, तो ऑथेंटिक कनेक्शन की जगह परफॉर्मेंस ले लेती है। परफॉर्मेंस मतलब दिखावा? हाँ, एक तरह से हम अपने असली मेसी सेल्फ शेयर करने से कतराते हैं। उसकी जगह हम केयरफुली क्यूरेटेड ऑनलाइन आइडेंटिटीज प्रेजेंट करते हैं। हम लाइक्स और वैलिडेशन के लिए परफॉर्म करने लगते हैं। इससे असली गहरी दोस्ती और इंटिमेसी सफर करती है। वल्नरेबिलिटी मुश्किल हो जाती है। ओके, तो ये सारी कॉस्ट्स हम चुका रहे हैं, लेकिन इस सब के पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है? आखिर हमारा अटेंशन इतना वैल्यूएबल क्यों है? ये बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हमारे ध्यान से करना क्या चाहती हैं? सिंपल आंसर, क्योंकि अटेंशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन का गेटवे है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन का गेटवे? हाँ, यानी आपके ध्यान के जरिए ही आपके व्यवहार बिहेवियर को बदला जा सकता है। एडवर्टाइजर्स सिर्फ ये नहीं चाहते कि आप उनका ऐड देखो, वो अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि आप उनका प्रोडक्ट खरीदो, उनकी बात पे यकीन करो या वैसा करो जैसा वो चाहते हैं। अच्छा। तो जितना ज्यादा अटेंशन ये प्लेटफॉर्म्स कैप्चर करते हैं, उतने ही ज्यादा डेटा वो हमारे बारे में कलेक्ट करते हैं। इस डेटा से वो हमारे बिहेवियर को बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं और क्रिटिकली उसे इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं? हाँ, और जितनी बेहतर उनकी प्रिडिक्शन और इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी होती है, उतना ही ज्यादा पैसा वो एडवर्टाइजर्स से चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली फेसबुक सिर्फ एड स्पेस नहीं बेच रहा, वो बेच रहा है लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी। एग्जैक्टली। और गूगल सर्च रिजल्ट्स नहीं बेच रहा, बल्कि बिहेवियरल फ्यूचर्स बेच रहा है कि हम आगे क्या करेंगे, इसकी प्रिडिक्शंस और उसको शेप करने की ताकत। एग्जैक्टली, तुमने बिल्कुल सही समझा। इनका पूरा बिजनेस मॉडल ही इस बात पर टिका है कि वो हमारे अटेंशन को कैप्चर करने, उसे होल्ड करने और उसे अपने फायदे के लिए डायरेक्ट करने में बेहतर से बेहतर होते जाएं। उनकी सक्सेस हमारे डिस्ट्रैक्शन पर डिपेंड करती है। इसके स्केल का कुछ अंदाजा है? ये अटेंशन मार्केट कितना बड़ा है? फिगर्स स्टैगरिंग है। जो ग्लोबल डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट है, वो सालाना $600 बिलियन से भी ज्यादा का है। $600 बिलियन? बाप रे! हाँ, और ये पूरा मार्केट ऑलमोस्ट एंटायरली ह्यूमन अटेंशन के इस एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लॉयटेशन पर ही खड़ा है। हमारे फोकस को, हमारे ध्यान को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरह पैकेज किया गया है, उसकी वैल्यू लगाई गई है और उसे खरीदा बेचा जा रहा है। और ये सब अक्सर हमारी जानकारी या मीनिंगफुल कंसेंट के बिना हो रहा है। और हमें लगता है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं। ये तो सबसे बड़ा इल्यूजन हुआ फिर। बिल्कुल, ये फ्री का पर्दा है असली कीमत छुपाने के लिए। हम पैसों से पेमेंट नहीं कर रहे, ये सच है, लेकिन हम उससे कहीं ज्यादा कीमती चीजों से पे कर रहे हैं। हमारा वक्त, हमारा ध्यान और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी मेंटल ऑटोनॉमी। मेंटल ऑटोनॉमी यानी अपनी सोच और ध्यान को कंट्रोल करने की हमारी एबिलिटी। पैसा तो शायद वापस कमाया जा सकता है, लेकिन इन अटेंशन ट्रैप्स में गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए चला गया। और इस फ्री मॉडल में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम भी है ना, इंटरेस्ट का मिसअलाइनमेंट। मतलब कंपनी के गोल्स और यूजर के गोल्स अलग अलग है। सही पकड़ा, ये बहुत क्रूशल पॉइंट है। अगर हम इन प्लेटफॉर्म्स के कस्टमर होते, यानी हम उन्हें यूज करने के लिए पैसे देते, तो कंपनी का इंसेंटिव होता हमें सेटिस्फाई करना, हमें वैल्यू देना, ताकि हम उनकी कस्टमर बने रहें। हाँ, सही बात है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट हैं जिसे एडवर्टाइजर्स को बेचा जा रहा है, तो कंपनी का प्राइमरी गोल हमारी भलाई, वेलबींग नहीं है। उनका गोल है हमसे ज्यादा अटेंशन एक्सट्रैक्ट करना, भले ही उस प्रोसेस में हमारा नुकसान हो। उनके इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट के साथ फंडामेंटली अलाइंड नहीं है। ओके, अब जब ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है, ये अटेंशन इकोनॉमी क्या है, कैसे काम करती है, इसके कॉस्ट्स क्या हैं, तो सवाल उठता है कि हम इससे डील कैसे करें। हम अपनी सॉवरेनिटी, अपना कंट्रोल वापस कैसे ले सकते हैं,
अपना फोकस रिक्लेम करने के लिए क्या प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज हैं? सबसे पहला कदम तो अवेयरनेस ही है, जो हम इस डिस्कशन से हासिल कर रहे हैं। ये समझना कि हो क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो तो है। इसके बाद कुछ कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज हैं जो हम अपना सकते हैं। पहला, अपने अटेंशन को एक करेंसी की तरह ट्रीट करो। अटेंशन को करेंसी की तरह, इंटरेस्टिंग। हाँ, कोई भी ऐप खोलने से पहले या किसी लिंक पे क्लिक करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये चीज उस कीमत के लायक है जो मैं अभी इस पे खर्च करने जा रही हूं, यानी मेरा टाइम और फोकस। एक सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट, क्या आप 1 घंटा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए 3000 रुपए देने को तैयार होंगी? शायद नहीं। तो अपने टाइम और अटेंशन को कम से कम उतनी वैल्यू तो दो जितनी आप पैसे को देते हो। ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, अटेंशन एज करेंसी। और क्या कर सकते हैं हम? थोड़ा मुश्किल बनाना इन एप्स को यूज करना। हाँ, उसे कहते हैं डिजाइन फ्रिक्शन। जानबूझकर रुकावटें पैदा करो। फ्रिक्शन कैसे? जैसे अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दो, सिर्फ ब्राउजर से यूज करो। हर सेशन के बाद लॉग आउट कर दो ताकि हर बार लॉग इन करना पड़े। अरे हाँ, ऐसे ब्राउजर एक्सटेंशंस आते हैं जो वेबसाइट यूसेज पे टाइम लिमिट लगा देते हैं या कुछ सेकंड्स का डीले ऐड कर देते हैं। बेसिकली माइंडलेस कंजम्पशन को थोड़ा एफर्टफुल बनाओ। थोड़ी सी फ्रिक्शन भी इंपल्सिव यूसेज को कम कर सकती है। अटेंशन सैंक्चुरीज, ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्रिएट अटेंशन सैंक्चुरीज। ऐसे टाइम और फिजिकल स्पेसेस डिफाइन करो जो कंप्लीटली डिवाइसेस से फ्री होंगे, नो एक्सेप्शंस। अच्छा, जैसे सुबह उठने के बाद पहला 1 घंटा फोन नहीं देखना, रात को सोने से पहले आखिरी 1 घंटा स्क्रीन फ्री रखना, डाइनिंग टेबल पे मील्स के टाइम कोई फोन नहीं। ये सीमाएं, बाउंड्रीज क्रिएट करना ऐसा है जैसे किसी हमलावर सेना के खिलाफ अपने शहर के चारों तरफ दीवारें बनाना। ये आपके फोकस को प्रोटेक्ट करती हैं। ओके। और कंटेंट कंजम्पशन को एक साथ करना बजाय कि बार बार चेक करते रहना? हाँ, उसको कहते हैं बैच कंजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल्स को हर 5 मिनट में चेक करने के बजाय दिन में सिर्फ 2 या 3 बार एक फिक्स टाइम पे चेक करो। हाँ, ये मैं ट्राई कर सकती हूँ। सोशल मीडिया को भी कंटिन्यूअसली एक्सेस करने के बजाय दिन में 1 या 2 स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स अलॉट करो। इससे आप कंट्रोल वापस लेते हो कि आप कब एंगेज होना चाहते हो, ना कि प्लेटफॉर्म जब चाहे आपको खींच ले। डीप वर्क कल्टीवेट करना भी जरूरी है ना इस फ्रैगमेंटेड अटेंशन के दौर में? बहुत ज्यादा। कल्टिवेट डीप वर्क। अपने शेड्यूल में ऐसे डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक्स जैसे 90 से 120 मिनट के रखो जहां आप सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट टास्क पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरा फोकस लगा सको। और इन टाइम ब्लॉक्स को रिलीजियसली प्रोटेक्ट करो। मीटिंग्स, कॉल्स, नोटिफिकेशंस कुछ भी इस टाइम में इंटरफेयर ना करे। आपकी डीप मीनिंगफुल काम करने की एबिलिटी ही आपकी सबसे वैल्यूएबल प्रोफेशनल और क्रिएटिव एसेट है इस इकोनॉमी में। और नोटिफिकेशंस का क्या करें? वो तो कांस्टेंट दुश्मन है फोकस के। सिंपल सॉल्यूशन, उन्हें बंद कर दो। चूज पुल ओवर पुश। पुल ओवर पुश। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन को पुश नोटिफिकेशंस के थ्रू लेने के बजाय पुल करो। जब आपको जरूरत हो तब ऐप खोलकर देखो। ऑलमोस्ट सारी नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर दो। सारी? हाँ, जिनकी सच में जरूरत नहीं है। अननेसेसरी ईमेल लिस्ट से अनसब्सक्राइब करो। एक्सटर्नल फोर्सेस को ये पावर मत दो कि वो जब चाहें आपका ध्यान तोड़ सकें। इंफॉर्मेशन अपनी शर्तों पर हासिल करो, उनकी नहीं। और एक आखिरी स्ट्रैटेजी, क्वालिटी के लिए पे करना, मतलब फ्री सर्विसेज के बजाय पेड यूज करना। हाँ, पे फॉर क्वालिटी। अगर पॉसिबल हो तो ऐसी सर्विसेज, एप्स या न्यूज सोर्सेज के लिए पे करने पर विचार करो जो एड फ्री हैं या जो एक्सप्लिसिटली आपके अटेंशन का सम्मान करने का प्रॉमिस करते हैं। अच्छा। जब आप पैसा देकर कस्टमर बनते हैं तो कंपनी का इंसेंटिव बदल जाता है। अब उनका फायदा आपको एक्सप्लॉइट करने में नहीं, बल्कि आपको अच्छी सर्विस देने में है, ताकि आप उनके साथ बने रहो। ये सारी स्ट्रैटेजीज इंडिविजुअल लेवल पे तो काफी पावरफुल लग रही हैं, लेकिन क्या ये काफी है? जिस तरह से ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी और सिस्टेमिक लग रही है, क्या सिर्फ पर्सनल विल पावर और स्ट्रैटेजी से काम चल जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडिविजुअल एक्शंस बिल्कुल जरूरी हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन आप सही हो, ये प्रॉब्लम फंडामेंटली एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है और इसके लिए कलेक्टिव सॉल्यूशंस भी चाहिए। हाँ। सिर्फ इंडिविजुअल विल पावर पे डिपेंड करना थोड़ा अनफेयर भी है, जब आपके अगेंस्ट $multi-billion कंपनीज के एक्सपर्ट्स ने इतने पावरफुल सिस्टम्स डिजाइन किए हैं जो आपको हुक करने के लिए ही बने हैं। तो कलेक्टिव लेवल पे, बड़े स्केल पे क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? कुछ चीजें हैं जिन पे बात हो रही है और होनी चाहिए।
पहला रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब सरकार का हस्तक्षेप। हाँ, जैसे हम फूड सेफ्टी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या एनवायरनमेंट को रेगुलेट करते हैं ताकि नुकसान ना हो, वैसे ही हमें शायद अटेंशन एक्सप्लॉइटिंग टेक्नोलॉजीज को भी रेगुलेट करने की जरूरत है। अच्छा, जैसे? इसमें हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक एडिक्टिव डिजाइन फीचर्स जैसे इन्फिनिट स्क्रॉल पर बैन लगाना, एल्गोरिदम्स कैसे कंटेंट को एम्पलीफाई करते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, या प्लेटफॉर्म्स पर एक लीगल ड्यूटी ऑफ केयर इम्पोज करना कि वो यूजर्स की मेंटल वेलबींग का ध्यान रखें। एजुकेशन का रोल कितना इम्पोर्टेंट है इसमें? बहुत ज्यादा। एजुकेशन, हमें स्कूल लेवल से ही डिजिटल लिटरेसी को रीडिफाइन करना होगा। इसमें सिर्फ ये नहीं सिखाना कि कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं, बल्कि ये भी सिखाना कि ये ऑनलाइन सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, इनका हमारे दिमाग पर क्या असर होता है और हम खुद को इनके नेगेटिव इम्पैक्ट से कैसे बचा सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी डेवलप करना जरूरी है। और क्या हमें अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है जिनका बिजनेस मॉडल ही अलग हो? डेफिनेटली, ऑल्टरनेटिव मॉडल्स। हमें ऐसे डिजिटल स्पेसेस और प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है जो ह्यूमन फ्लरिशिंग, इंसान की बेहतरी और खुशहाली के लिए डिजाइन किए गए हों, ना कि सिर्फ मैक्सिमम एंगेजमेंट और प्रॉफिट के लिए। इसका मतलब हो सकता है कम्युनिटी ओन प्लेटफॉर्म्स, नॉन प्रॉफिट सोशल मीडिया, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स जहां यूजर ही कस्टमर हो, या पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लाइब्रेरीज या पार्क्स होते हैं फिजिकल वर्ल्ड में। हमें ऐसे ऑल्टरनेटिव्स बनाने और सपोर्ट करने होंगे जो यूजर के इंटरेस्ट के साथ अलाइंड हो। और कल्चरली सोसाइटी के लेवल पे क्या बदलाव चाहिए? एक कल्चरल शिफ्ट की भी जरूरत है। हमें कलेक्टिवली ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि कांस्टेंट अवेलेबिलिटी, हमेशा ऑन रहना और मल्टीटास्किंग ये कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है। सही बात है। हमें डीप फोकस, प्रेजेंस, मौजूदगी, डिस्कनेक्टेड टाइम और रियल वर्ल्ड इंटरैक्शंस को कॉन्शियसली वैल्यू देना होगा और सेलिब्रेट करना होगा। बिजीनेस को प्रोडक्टिविटी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो आखिर में अगर हम सब कुछ सम अप करें तो दांव पर क्या लगा है? ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी या टाइम मैनेजमेंट का इश्यू नहीं है, राइट? इससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। बिल्कुल। ये डिस्कशन लड्डाइट होने या टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है, वो न्यूट्रल है। फर्क इससे पड़ता है कि हम उसे कैसे डिजाइन करते हैं और किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह है कि क्या हम अपनी सबसे कोर इंसानी क्षमताओं, फोकस करने की क्षमता, गहराई से सोचने की क्षमता, रिफ्लेक्शन, क्रिएटिविटी, जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन बनाने की क्षमता को ऐसे सिस्टम्स द्वारा सिस्टमैटिकली कमजोर होने देंगे जो इंसानी बेहतरी के बजाय सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए ऑप्टिमाइज किए गए हैं। Okay, so what does this all mean? What's the ultimate takeaway here? द बॉटम लाइन ये है कि हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान वो लेंस है जिसके थ्रू हम दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। ये वो तरीका है जिससे हम सीखते हैं, क्रिएट करते हैं, प्यार करते हैं और अपनी जिंदगी को मीनिंग देते हैं। जब वो ध्यान ही कैप्चर कर लिया जाता है, टुकड़ों में बांट दिया जाता है, फ्रैगमेंटेड और एक बिकनी वाली चीज को मॉडिफाइड बना दिया जाता है, तो हम सिर्फ अपना समय नहीं खो रहे हैं, हम अपनी चेतना पर, अपनी जिंदगी पर, अपनी एजेंसी, अपना कंट्रोल खो रहे हैं। और ये समझना भी इम्पोर्टेंट है कि ये हमारी पर्सनल फेलियर नहीं है अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ये कहना कि मुझ में ही विल पावर की कमी है शायद सही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम्स एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन किए गए हैं इरेजिस्टिबल होने के लिए। ये एक सिस्टेमिक एक्सप्लॉयटेशन है। तो आखिरी सवाल हम सबके लिए ये है, क्या हम अपना फोकस, अपनी ये सबसे कीमती करेंसी कॉन्शियसली, जानबूझकर उन चीजों पर खर्च करेंगे जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं, या हम इसे ऐसे सिस्टम्स द्वारा एक्सट्रैक्ट होने देंगे जो हमारे डिस्ट्रैक्शन से ही पैसा कमाने के लिए ऑप्टिमाइज किए गए हैं? ये चुनाव हर रोज, हर घंटे हम कर रहे हैं, और ये चुनाव ही तेजी से एक इंसानी जिंदगी के शेप को, उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Talk and Heal. See ya!